नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्लासेस चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 13 करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यह क्लास आपका आने वाले जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाएंगे तो उनके लिए यह क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कि आपका कहीं ना कहीं आपको यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? आज का पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये गलत युग्म को पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है गलत है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है, ये भी सही है। रविशंकर सितार से संबंधित है, ये भी सही है। और मोगूबाई कुर्दिकर जो है ये भी गायक है। तो हमारा सही उत्तर क्या जैसा साथियों? हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका उस्ताद विलायत खां सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सरोद से संबंधित नहीं है उस्ताद विलायत खां। आइए अभी इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं उस्ताद विलायत खां जो है आपका किससे संबंधित है? ये प्रमुख सितार वादक थे। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोगूबाई के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये ये घराने आपका पूछ लिया जाता है, जैसे कि जयपुर के अतरौली घराने के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका कौन? ये मोगूबाई कुर्दिकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो संबंधित और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे संतूर में संबंधित आपका प्रमुख कौन कौन है? यहाँ पर शिव कुमार शर्मा संतूर से और भजन सोपोरी संतूर से। ये आपका इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों, इसको ध्यान रखना है। सरोद में अमजाद अली खान सरोद से संबंधित है। शरण रानी और अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता भी आपका सरोद। सितार पर चलते हैं तो साथियों, ये पंडित रविशंकर सितार से, अनुष्का शंकर, मुश्ताक अली खान और उस्ताद विलायत खां आपका सितार से संबंधित है। सरंगी पर बात करते हैं तो सरंगी पर कौन है? सरंगी पर शकूर खान, राम नारायण और उस्ताद बिंदा खान। बीना पर चलते हैं तो साथियों, बीना पर कौन है? जिया मोहिद्दीन डागर है और आपका इमानी शंकर शास्त्री है। वायलिन का बात करें तो वायलिन में कौन हो जाएगा? तो वायलिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण और आपका M चंद्रशेखर, और गिटार पर ब्रजभूषण काबरा। मेडोलिन ये श्रीनिवास है। शहनाई पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। और अली अहमद हुसैन जो है ये आपका शहनाई वादक है। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरासी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पन्नालाल घोष ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि बांसुरी से संबंधित है। तबला पर चलते हैं तो तबला प्रमुख जो व्यक्तित्व है यहाँ पर जाकिर हुसैन तबला, अल्लाह रखा खां तबला से, और पंडित कृष्ण महाराज भी आप तबला से संबंधित रखते हैं। और मृदंग पर चलते हैं तो साथियों, यहाँ पर कुछ KB प्रसाद, ये कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पखावाज आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। ये पखावाज जो है ये तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास ये पखावाज से संबंधित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी शेखर ने, क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन डेफ चैंपियनशिप में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ये आपको बताना है। तो साथियों, पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जो डेफ चैंपियनशिप है उनका उपलब्धि उन्होंने एकल खिताब में जीता है। किसमें? एकल खिताब में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो साथियों, स्वीट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वीट सिटी के नाम से आपका मुजफ्फरपुर को जाना जाता है, आपका स्वीट सिटी के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपका डिटेल में देख लेते हैं। जैसे लीची की भूमि स्वीट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका लीची की भूमि और स्वीट सिटी के नाम से मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर जो है भारत में स्वीट सिटी के रूप में ये जाना जाता है।
बिहार का ये गर्म और क्या है समशीतोष्ण शहर लीची के लिए बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है मुजफ्फरपुर। आइए कुछ प्रमुख जो है उपनाम और शहर के बारे में देख लेते हैं। जैसे पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी आपका जयपुर, और ब्लू सिटी और सन सिटी के रूप में जाना जाता है आपका जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के रूप में जोधपुर को। झीलों का शहर उदयपुर और भोपाल हो जाएगा झीलों का शहर। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन और भारत का पहला विश्व धरोहर शहर जो कौन हो जाएगा, ये अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर या फिर भारत का बोस्टन भी कहा जाएगा, या फिर आपका भारत का पहला विश्व धरोहर शहर ये अहमदाबाद। भारत की डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, ये सूरत को जाना जाता है। उसके बाद लीची की भूमि या स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर, और उसके बाद 7 महाद्वीपों का शहर गेट ऑफ इंडिया, और उसके बाद भारत का वित्तीय राजधानी हो जाएगा मुंबई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बेगम हजरत महल जो है ये भारत का कौन सा विद्रोह से संबंधित है, आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है कौन, ये आपका बेगम हजरत महल। आइए इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बेगम हजरत महल जो है नवाब वाजिद अली शाह के दूसरी पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित रखती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो खिलाफ जो है ये विद्रोह में नेतृत्व किया था, ठीक है। लखनऊ आगरा और अवध में 1857 के विद्रोही के नेता थी, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोपला विद्रोह से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था साथियों, तो मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था। मलावर विद्रोह के नाम से भी ये जाना जाता है। हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा में ये विद्रोह हुआ था। और पाइका विद्रोह जो है 1817 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। कहाँ, ये उड़ीसा में हुआ था ये क्या पाइका विद्रोह। और इसके नेता कौन थे, तो बक्सी जगबंधु इसके नेता थे, पाइका विद्रोह के नेता, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और क्या है षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को क्या कहा जाता है, तो साथियों ये कहा जाता है आपका इसको कहा जाता है आपका आवर्ती यानी कि रोलिंग प्लान कहा जाता है साथियों, ठीक है। रोलिंग प्लान हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर रोलिंग प्लान उसको कहा जाता है। और भारत की यहाँ पर आवर्ती योजना जो कि 1978 में शुरू हुई थी, और आपका आवर्ती योजना अवधारणा में गुन्नार मॉडल ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर खारिज कर एक नई छठी योजना बनाई गई। आइए इस रोलिंग प्लान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है। इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है साथियों, ये रोलिंग प्लान का ये उद्देश्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल जो प्लान है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 5 वर्षीय योजना, पहला 5 वर्षीय योजना कब से कब चला था साथियों, तो 51 से 56 तक चला था। इसका प्रमुख क्षेत्र और केंद्र में रहे यहाँ पर कृषि, उद्योग और सामुदायिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर क्या है, कृषि, सिंचाई और बिजली क्षेत्रों का क्या करना है, आपका विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरा 5 वर्षीय योजना में क्या कहा जा रहा है साथियों, तो दूसरा 5 वर्षीय योजना जो है यहाँ पर आपका 1956 से लेकर 61 तक यहाँ पर औद्योगिकरण और आर्थिक वृद्धि के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था, जिसमें आपका भारी उद्योग का विस्तार, आधारभूत अवसंरचना और विकास के बारे में यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण पहल था। तीसरा पर चलते हैं तो साथियों, तीसरा जो है आपका 61 से लेकर 66 तक चला, जिसमें आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता के बारे में यहाँ पर जो जिक्र किया गया था, और कृषि को मजबूत करना, सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देना। आगे चौथे पर चलते हैं तो
1969 से लेकर 74 तक यहाँ पर आपका गरीबी उन्मूलन और स्थिरता के साथ वृद्धि और कृषि को बढ़ावा और रोजगार सृजन कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए अब पाँचवा पंचवर्षीय योजना पर चलते साथियों। तो पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो हमारा कब से कब तक चला था, तो ये आपका 1974 से लेकर 78 तक चला। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यहाँ पर जो देख सकते हैं उच्च विकास दर और को बढ़ाना और आयकर को बढ़ाना, बेहतर विवरण और घरेलू बचत दर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। छठवीं पर चलते हैं। तो छठवीं जो है आपका 80 से 85 आधारभूत संरचना और उद्योग को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। उद्योग का विस्तार, ऊर्जा, ये कुछ है। आगे सातवां देख लेते हैं। तो सातवां आपका क्या है, आपका सातवां जो आपका 85 से 90, यहाँ पर संतुलित क्षेत्र विकास और गरीबी उन्मूलन, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। और यहाँ पर बात करते हैं तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना में सुधार करना, ये सातवां हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों। तो आठवां में चलते हैं। तो आठवां जो है हमारा 92 से 97 आर्थिक सुधार और आधुनिकीकरण पर बात करता है यहाँ पर। और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी कि जो LPG का आया था हमारा, यही LPG 1991 में आया था, जो कि मनमोहन सिंह उस समय क्या थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। तो साथियों ये कब से कब तक चला, ये 1997 से लेकर 2002 तक चला। समावेशी वृद्धि और आपका सामाजिक विकास पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर जोर दिया था। और 10वीं पर चलते हैं। तो 10वीं जो है आपका 2002 से लेकर 7 तक चला। तो त्वरित वृद्धि और रोजगार सृजन करना आपका उद्देश्य था। यहाँ पर आधार अवसंरचना, कौशल विकास और गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य विषय रहा था। और 11वीं पर चलते हैं। तो 11वीं योजना जो है हमारा पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक चला, जिसमें समावेशी वृद्धि और सतत विकास के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इधर देख लेते हैं आधारभूत अवसंरचना और विकास, समावेशी और सामाजिक नीतियों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। 12वीं हमारा जो लास्ट पंचवर्षीय योजना है, ये 2012 से लेकर 17 तक चला, जिसमें तेज, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि के बारे में जिक्र किया गया है। और ये जो है आधारभूत अवसंरचना और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा, तो ये 19 हमारा जो हो जाएगा सही उत्तर, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करता है, हमारा सुनिश्चित करता है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और भाषण, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब जो है सारा जो है हमारा किस में आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्वतंत्रता से संबंधित जो है हमारा 6 अधिकार है। क्या क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, और सभा, संगठन, आंदोलन, निवास और पेशा। आइए अब भारतीय संविधान के 11 में क्या कहा जा रहा है, आपका आर्टिकल नंबर 11 में आपका कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को क्या करना है, आपका विनियमित करने के लिए संसद से संबंधित है। ये कितना 11 है। और 21 पर चलते हैं। तो ये घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 21 कहता है। उसके बाद 15 में क्या कहा जाता है, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 15 में कहा जा रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस भारतीय वायुसेना कर्मी ने पेरिस में बेसिल्ट दिवस परेड और भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2024 में दोनों भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आपका स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव ने पेरिस में बैटल डे परेड और भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो है आपका भाग लिया था।
आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो साथियों कौन सा हमारा अनुच्छेद वर्णित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 93 में आपका कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक आपका उपाध्यक्ष होगा। आइए अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। लोकसभा भारत का एक क्या है? द्वितीय सदन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, और इसे मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जाता है। और आगे कुछ यहाँ पर अधिकतम संख्या कितना होता है लोकसभा का? तो 550 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 20 सदस्य जो है यहाँ पर राज्यों द्वारा सदस्यों तक राज्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको 530 सदस्य चुनाव द्वारा बनाई गई है, यह भी आपको दे रहा है। लोकसभा के रूप में इसे लोकसभा के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का स्थापना जो है यहाँ पर कब हुआ था? तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि 17 अप्रैल 1952 को जो है ये लोकसभा का स्थापना हुआ था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल कितना होता है साथियों? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल जो है इस सदन का, यानी कि लोकसभा जो सदन होता है इस निम्न सदन का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है हमारा 5 साल का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एक पर देख लेते हैं साथियों। ये लोकसभा के प्रधान अधिकारी होते हैं कौन? ये अध्यक्ष। और आम चुनाव की प्रक्रिया के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारा कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो ये ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष लोकसभा का दूसरा सबसे अधिक अधिकार है। और आगे क्या है? वे अध्यक्ष के अभाव में क्या करते हैं? वो प्रधान अधिकारी होते हैं लोकसभा का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री क्या है राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किए गए आपको ई साक्षी ऐप का उद्देश्य क्या है आपको बताना। तो ई साक्षी ऐप का उद्देश्य क्या है साथियों? MPLADS निधि प्रवाह की निगरानी करना, ये जो है इसका उद्देश्य है ई साक्षी ऐप का। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर MPLADS निधि प्रवाह की निगरानी करना किसका उद्देश्य है? ई साक्षी जो ऐप है उसका उद्देश्य है। और यहाँ पर जो है आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली बार जो है 1993 में पेश किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और सरकार का वित्त पोषित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन कथक के प्रतिपादक नहीं है साथियों? तो कथक के प्रतिपादक कौन नहीं है आइए देख लेते हैं। तो कथक के प्रतिपादक जो हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा किशन महाराज जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कथक के प्रतिपादक नहीं है। बाकी यहाँ पर जैसे कि शंभू महाराज हो गया, ये उसके बाद आपका बिरजू महाराज हो गया, और सितारा देवी, ये जो है सारा कथक से संबंधित रखते हैं, और किशन महाराज आपका कथक के प्रतिपादक नहीं है। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये पंडित किशन महाराज जो है क्या है? एक भारतीय तबला वादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बनारस घराने से संबंधित रखते हैं। पंडित किशन महाराज कथक भारत का शास्त्रीय नृत्य में से क्या है? एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति जो है शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में हुई थी। और अगला पॉइंट क्या है? संगीत नाटक अकादमी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को क्या करता है? मान्यता देती है। आइए कुछ 8 जो महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल, शास्त्रीय असम, और मणिपुर मोहिनीअट्टम केरल। आइए आगे कुछ प्रमुख जो प्रसिद्ध प्रतिपादक यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका शंभू महाराज जी किससे संबंधित है? बिरजू महाराज, सीता देवी, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसिद्ध, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, ये कथक का क्या है? ये सारा जितना भी है ये कथक के प्रतिपादक है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सीता देवी, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, और क्या है आपका सुंदर प्रसाद। आगे क्या है?
मोहनराम, बिरजू महाराज, मायंती जोशी और सीता देवी, ये कुछ प्रमुख जो है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या है साथियों, क्या था ये आपको बताना। तो चेर वंश का जो राजकीय चिन्ह था ये धनुष और बाण हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, चेरों का प्रतीक यहाँ पर धनुष और बाण था। पहली शताब्दी ईस्वी में आपका पुगलू शिलालेख के चेर शासकों में से 3 पीढ़ियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। हाँ, राष्ट्रकूट पर बात करते हैं तो राष्ट्रकूट में कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं उसको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रकूट वंश का कहाँ से कहाँ तक चला था ये भी आपने देख लिया। और स्वर्ण गरुड़ राष्ट्रकूट राज्य का एक क्या था, क्या था, प्रतीक था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक रहे हैं। और अमोघ वर्ष प्रथम जो है राष्ट्रकूट के सबसे महान क्या रहे थे, ये राजा रहे थे अमोघ वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चोल वंश पर चलते हैं तो चोल वंश का राज प्रतीक जो है बाघ था। और विजय चोल जो है साम्राज्य के संस्थापक रहे थे चोल वंश के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है, ये आपको बताना है। तो गुजरात का जो है पशु व्यापार उत्सव जो है ये क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेथा मेला हो जाएगा सही उत्तर, जो कि गुजरात का पशु व्यापार उत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला हमारा देख सकते हैं कि वेथा मेला जो भारत गुजरात में एक पशु व्यापार उत्सव ये कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर में मनाया जाता है। आगे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जैसे कि गुजरात के माधापुर से संबंधित यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से ये क्या माधवपुर मेले का संबंध। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चलिए देख लेते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा अम्बुबाची का मेला, ये प्रमुख जो है ये मेला है, ये गुवाहाटी यानी कि असम में कामाख्या मंदिर में ये आयोजित एक वार्षिक मेला है। ये अम्बुबाची का मेला जो है असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। 4 दिवसीय त्यौहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और असमिया महीने के दौरान ये मनाया जाता है साथियों, ये मध्य जून में, ये भी आपको ध्यान रखना है। माँ कामाख्या देवी के असम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से ये कि यहाँ पर कामाख्या की पूजा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। ये जो संबंधित है आपका मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ये कामाख्या माता मंदिर कहाँ, आसाम में अम्बुबाची का मेला। कुंभ मेला साथियों, कुंभ मेला के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है हमारा महाकुंभ अब शुरू हो गया है। एक प्रमुख क्या है, तीर्थ और त्यौहार है। 12 साल के चक्र पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, जो कि हर परिक्रमा को मनाने के लिए बृहस्पति 4 नदी किनारे तीर्थों पर, ये जैसे कि आप प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, उसके बाद हरिद्वार जो है ये गंगा, नासिक आपका गोदावरी और उज्जैन आपका छिपरा, ये प्रमुख 4 स्थल है जहाँ पर आपका कुंभ मेला मनाया जाता है। हिंदू मठों के साथ आपका दार्शनिक, चर्चिक और बहस के साथ आपका प्रमुख हिंदू सभाओं को शुरू करने के लिए अपने प्रयासों के 8 हिस्से के रूप में त्यौहार को पारंपरिक रूप से ये 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को क्या आपका श्रेय दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है साथियों, तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है आपका कौटिल्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ये आपने देख लिया है। उसके बाद अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति का एक क्या है प्रमुख पुस्तक यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जैसे कि निकोलो डी बनोडी मैकियावेली एक क्या है, इतालवी राजनीतिक दार्शनिक और राजनीतिक इतिहासकार लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। विशाख दत्त पर बात करते हैं। तो विशाख दत्त पर जो है आपका मुद्रा रचक संस्कृत में आपका विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज, जैसे कि आप मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी क्या था, एक राजदूत था, जो कि इंडिका नामक जो है पुस्तक आपने लिखा है।
और चंद्रगुप्त मौर्य पर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के क्या रहे थे, संस्थापक रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को क्या किया था, अपनाया था। और उसके बाद वह भद्रभाव के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर के पास श्रावण बेलगोला चले और खुद को मरने तक भूख रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुनव्वर राणा ने अपने शायरे में किन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया जिससे गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान हुआ साथियों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर आइए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये अवधी और उर्दू हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आपका पीएम में उर्दू शायर मुनव्वर राणा ने निधन पर शोक जताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, अवध और उर्दू। चलिए अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दक्कन मार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दक्कन मार्ग जो हो जाएगा आपका सही उत्तर, आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, जो कि लगभग आपका कितना चौड़ा है, 48 किलोमीटर चौड़ा है ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो गर्म स्पर्श ठंड और दाब का केंद्र किस में होता है, ये आपको बताना है साथियों। तो आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पार्श्व भाग हो जाएगा सही उत्तर, जो कि गर्म ठंडा ये जो है इसको क्या करता है, पहचानता है। मानव मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं, जैसे लालट भाग, पार्श्विक भाग, उसके बाद पश्चक पाल भाग, उसके बाद अस्थाई भाग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भाग के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, जिससे पश्चिम भाग में क्या स्पर्श, दाब, दर्द, गर्मी, सर्दी, ये सब के बारे में पता चलता है। और आपका लालट भाग में 4 प्रमुख भाग होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए, जहाँ पर आपका भाषा, वस्तुओं, याद रखने वाला ये चीज़ जो है। उसके बाद पश्चकल्प में यहाँ पर सबसे छोटा मस्तिष्क के पीछे भाग स्थित होता है। और ये जो आपका रंग निर्धारण, गहराई की अवधारणा, ये कुछ आपका प्रमुख अस्थाई के बारे में चलते हैं। तो अस्थाई में यहाँ पर क्या करता है, भाषा पहचानना, बोलना और समझना, लिखना, स्मृति, ये अपने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लठमार होली में मनाई जाती है, आपको बताना है साथियों। तो लठमार होली जो है इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बरसाना और नंदगांव हो जाएगा सही उत्तर, जो कि लठमार होली में डेस मनाई जाती है, ये बरसाना और नंदगांव में। तो यहाँ पर आपका डिटेल में यहाँ पर दिया गया है साथियों, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है बरसाना नंदगांव जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। और वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। और अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या लोकप्रिय रामलीला, श्रावण झूला, ये द्वारिका में चलते हैं। तो द्वारिका में जन्म अष्टमी, मगसर त्यौहार ये प्रमुख आपका मनाया जाता है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो खोला मिर्च ने किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त किया है साथियों। तो खोला मिर्चा जो हो जाएगा सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोवा से संबंधित आपका खोला मिर्चा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, गुजरात राज्य। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में गोवा में आपका लोकप्रिय खोला मिर्चा के लिए जीआई टैग जो है प्राप्त किया है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इतने सारे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी केसर के बारे में यहाँ पर किसी जम्मू कश्मीर से, मणिपुरी काला चावल मणिपुर, और कंदमाल हल्दी उड़ीसा से संबंधित है, और कोडाईकनाल मलाई पुड्डू तमिलनाडु से, और गुलबर्गा अरहर दाल कर्नाटक से, खोला मिर्चा गोवा से, और आपका टेक्सटाइल जो है यह अरुणाचल प्रदेश से, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा सही उत्तर, आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि से संबंधित जो है। आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से संबंधित यहाँ पर लिया गया है, संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद कितना में साथियों, तो ये अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके, निर्वाचन मंडल, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किस प्रकार का होता है चुनाव, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा कौन कौन सा देश से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट जो है आपका स्लाइड है, इसका ध्यान रखना। जब जैसे ब्रिटेन से क्या है, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार आपका रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय वाद, ये ब्रिटेन से। आयरलैंड पर चलते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा का सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव के विधि, ये आयरलैंड से। और यूएसए पर चलते हैं तो यूएसए पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना जो है, ये सारा आपका अमेरिका से लिया गया है साथियों। कनाडा पर चलते हैं तो कनाडा पर जो है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों का निहित करना। उसके बाद अगला क्या है, राज्यपालों की नियुक्ति, कनाडा से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया पर बात करते हैं तो समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। रूस पर चलते हैं तो प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और उसके बाद न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और फ्रांस पर चलते हैं तो साथियों ये फ्रांस प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श, प्रस्तावना में क्या गणतंत्र आदर्श प्रस्तावना, ये फ्रांस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी जो है आपका आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और जापान में कानून का स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, होगनेकल जलप्रपात आपका किस राज्य में स्थित है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है आपका होगनेकल जलप्रपात। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा क्या है, ये कुछ आपका प्रमुख जो जलप्रपात है ये आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। महत्वपूर्ण झरनों की सूची यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जलप्रपात और स्थान। आइए इम्पोर्टेंट है। आइए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ साथियों, तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में। और कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित। एलिफेंटा और नौहक लिकाई जो है मेघालय से संबंधित है। और जोगिया जलप्रपात और भाग 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 भागसू नाग जलप्रपात, ये हिमाचल से संबंधित है। उसके बाद आपका अथिर पिल्ली जो है ये केरल से संबंधित है। उसके बाद आपका जोग या फिर शिव समुद्रम या फिर कुचिकल जलप्रपात। और उसके बाद हेब्बो और माडोग जो जलप्रपात, ये कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद राजप्पा और हुंड्रू जलप्रपात आपका झारखंड से संबंधित है, येना महाराष्ट्र से। और उसके बाद जोरंडा और बरही पानी, ये उड़ीसा से। और पाइकारा होगनेकल और आपका थेलियार तमिलनाडु से। और खांग चेंदजोंग ये सिक्किम से। और उसके बाद दूध सागर आपका गोवा से संबंधित कुछ प्रमुख जो है आपका जलप्रपात है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो पिएट्रा ड्यूसा वास्तुकला की डिजाइन तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है साथियों, पाई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो किस में पाई जाती है पिएट्रा ड्यूसा, ये किस में पाया जाता है साथियों, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ताजमहल में पाया जाता है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो साथियों ये इसे क्या कहा जाता है आपका पिएट्रा ड्यूसा, जिससे आपका पच्चीकारी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका ताजमहल में जो है आपको पाई जाती है पिएट्रा ड्यूसा। 16वीं शताब्दी में आपका रोम में किया गया था और इटली में आपका फ्लोरेंस में विकसित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ताजमहल दुनिया का 7 अजूबों में से क्या है, एक है ताजमहल। और उसके बाद आपका ताजमहल को गुलबदम बेगम यानी कि शाहजहां ने आपको के बीच में आगरा में
बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से साथियों आज का हमारा जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पसंद आया तो लाइक करते जाइए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।